शुरू करें? ऐसे नहीं, राजनीतिक क्रांति की बात करने जा रहा हूं भाई, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं, तो जोश भी तो वैसा होना चाहिए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है क्या, और इसे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन क्यों कहा जा रहा है, और देश को एक राजनीतिक क्रांति की जरूरत क्यों है? और यकीन मानिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगले कुछ समय में दिखेगा। एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। और मैंने कल ही एक स्लोगन डाला है फेसबुक पर, अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, नेता वो बनेगा जो सबसे ज्यादा काबिल होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेताओं के बच्चे नेता नहीं बन सकते, ये भी नहीं कह रहा हूं, उन्हें लेकिन अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि बिना काबिलियत के केवल एक नेता का सरनेम ले लेने के कारण उसे नेता मान लिया जाए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ये होगा कैसे, और क्यों जरूरत है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की? क्योंकि साथियों, देश आज जिन भी समस्याओं से जूझ रहा है, देश की ज्यादातर समस्याओं के लिए राजनीति ही जिम्मेदार है। अच्छा, समस्या राजनीति है और समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। यह नहीं है कि समस्या राजनीति है तो समाधान कहीं और से निकलेगा, समाधान भी राजनीति है। बस फर्क इतना है, अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति। और जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक चीजें बदल नहीं सकती। कई लोग कहते हैं साहब मैं तो राजनीति में रुचि नहीं लेता, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति खराब है, घटिया है, बेकार है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। राजनीति आपकी हर चीज में रुचि लेती है साहब। और वो राजनीति जो आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जगहों के नाम हर चीज तय करती है, आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? आचार्य चाणक्य, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, हम सबके गुरु हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के उस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवा वर्ग का होता है जो ये कहता है कि मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। तो ये कहना बंद करना पड़ेगा कि मुझे राजनीति से नफरत है, क्योंकि राजनीति ही समस्या है और राजनीति ही समाधान है। बस फर्क सिर्फ इतना है, अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति। हम अच्छी राजनीति की बात करने आए, लेकिन सुधरेगी कैसे, कैसे होगा, क्रांति आएगी कैसे, और क्रांति की जरूरत क्या है? क्या बिना क्रांति के काम नहीं चल सकता? नहीं चल सकता, क्योंकि राजनेताओं ने यह मान लिया कि हम एक बार एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, मंत्री बन गए तो अब परमानेंट सीट हमारी। तो फिर ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो राजतंत्र हो गया। राजतंत्र में क्या होता था, एक बार राजा बन गया वही राजा। अभी देखो 8-8 बार से विधायक, 9-9 बार से विधायक। और भाई कोई लिमिट तो लगाओ, कहीं कहीं तो सीमा रेखा हो, किसी नए व्यक्ति को तो मौका मिले। और जब कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति में लाया जाए या लाया जाना चाहिए, या जब नेता भी कहता है कि युवाओं को लाओ, तो उस समय वो बात कर रहा होता है अपने बच्चों की। वो पार्टियां जो ये कहती थी कि परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए, परिवारवाद के खिलाफ है हम लोग, और एक ही परिवार या परिवार के लोग राजनीति में आए, वो ये बात तब तक कहते रहे जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो गए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी पार्टी का, लेकिन आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब जब उनके बच्चे बड़े हो गए और उनके बच्चे जाकर के राजनीति में सेटल होने शुरू हो गए, सांसद विधायक बनने शुरू हो गए, तब उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि परिवारवाद होता है। अपना परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, दूसरे का परिवारवाद परिवारवाद है। हैं? अपने बच्चे बच्चे, दूसरों के बच्चे जनसंख्या। अभी ऐसे तो नहीं चलेगा साहब। इसलिए रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और रिवॉल्यूशन कहां से आएगा? नीचे से आएगा, क्रांति नीचे से आएगी। आप और हम क्रांति के सूत्रधार हो सकते हैं, शुरुआत करने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस क्रांति को सफल बनाना होगा उन लोगों को जो एक्चुअल में मार्जिनलाइज हो गए, वो दबे कुचले, वो पिछड़े लोग। और जातिगत बात करें तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वो लोग जिनको एक्चुअल में दबाकर रखा गया इतने समय से, और वो आज मुख्य धारा से बाहर हो गए। और आवाज कौन उठाएगा? आवाज आप और हम उठाएंगे। वो लोग जो सक्षम हैं, गरीब से उम्मीद मत करना कि गरीब आवाज उठाएगा।
कई लोगों ने कहा साहब क्रांति तो गरीबी ला सकता है। नहीं, क्रांति गरीब लाएगा, ये बात सही है, लेकिन क्रांति की शुरुआत गरीब नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो उसके पास है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो शुरू कैसे करेगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अभी समाज को अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा, समाज अगर बदलाव अंदर से नहीं लाएगा तो बाहर बदलाव दिखेगा नहीं। अगर हम राजनीति से नफरत करते रहेंगे तो बाहर राजनीति सुधरने वाली नहीं। और जैसे मैंने कहा कि राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, या तो शिकार बन जाओ या हिस्सा बन जाओ, दो ही विकल्प है। मैंने बताया, मैंने राजनीति में जो किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, वेबसाइट पे मिल जाएगी हमारी, उसमें मैंने बताया कि राजनीति में आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। और शिकार बनने से बेहतर है कि राजनीति का हिस्सा बनिए, पार्टिसिपेट करिए इसमें। और जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है ना, राजनीति शुरू हो जाती है साहब। कोई लोग कहते हैं नहीं मैं तो राजनीति से बचा हूं, नहीं, बचे हुए नहीं हो भैया। बचपन से जब बच्चा पैदा हुआ ना, अगर राजनीति अच्छी हो तो उसका जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सिजेरियन की जरूरत ना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल खोले गए, क्योंकि राजनीति सही नहीं, नेताओं के अस्पताल है, तो अभी एक सर्वे आया कि 70% ज्यादा जो ऑपरेशन है उनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन किए जाते हैं क्योंकि बिजनेस है उनका। तो उसको जो दवाइयां मिलेंगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, सुरक्षा चाहिए तो फिर प्राइवेट सुरक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति खराब है। और राजनीति से बचा तो नहीं जा सकता, तो फिर इसमें एंटर करा जाए। हाँ, अब समस्याएं क्या आती हैं? समस्या ये आती है जिनके पास संसाधन होते हैं, जिनके पास काबिलियत होती है, या काबिलियत ना भी हो, संसाधन पहली चीज हो गई। अब तो पैसे से टिकट खरीद लिया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, तो इससे तो रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमने क्या तय किया? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में जो लोग भी जुड़ेंगे, राजनीतिक क्रांति में जो लोग जुड़ेंगे, उनके लिए कुछ कंडीशन लगाई गई। पहली कंडीशन, किसी भी सांसद विधायक, वर्तमान सांसद विधायक या उसके परिवार के व्यक्ति को इस क्रांति में मौका नहीं दिया जाएगा। कम से कम शुरुआत में तो नहीं दिया जाएगा। 10-20 साल बाद हम सोच सकते हैं कि ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं सारे लोग बुरे हैं। यह कहना भी गलत होगा कि सारे नेता खराब है। और हर पार्टी में, समाजवादी पार्टी में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कांग्रेस में कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं, भाजपा में कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं, आम आदमी पार्टी में कुछ अच्छे कुछ बुरे नेता हैं, बीएसपी में भी हैं, टीएमसी में भी हैं, साउथ की पार्टियों में भी हैं, डीएमके, आईडीएमके, शिवसेना में भी कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे सारे बुरे हैं, लेकिन हाँ, कम से कम जो वर्तमान में सांसद या विधायक बना हुआ है, वो जिन रास्तों से चल कर गया, जो काम करके गया है, उसे वो सारी बारीकियां पता है। तो हम चाहते हैं कम से कम शुरुआत में क्रांति में वो लोग ना आए, क्योंकि वो लोग अगर आएंगे तो क्रांति को हाईजैक कर लेंगे। क्रांतियां क्यों नहीं सफल होती है या क्यों फेल हो जाती हैं? उनका एक बड़ा कारण यह है, ऐसे लोग आकर के बैठ जाते हैं जो अपने पैसे, अपने संसाधनों के बल पर चीजों को कब्जा कर लेते हैं। तो पहला नियम तो यह बना दिया कि भाई कोई भी वर्तमान सांसद या विधायक किसी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, किसी विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी पर्टिकुलर पार्टी के विचारधारा के व्यक्ति हो, उसमें रहे हो, और हो सकता है आपका भी शिकार बनाया गया हो, आपको बोला गया हो अगला नंबर 13। वैसे तो बतानी नहीं चाहिए, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं ये बात। एक बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता से मैं मिला, तो मैंने उनसे कहा कि साहब हर जगह बोला जाता है अगला नंबर 13, अगला नंबर 13, तो सामने वाले को लगता है मेरा ही नंबर है। और हर एक को कहा जाता है, राजनीति में जो थोड़ा बहुत समझते हैं, राजनीति में जब भी टिकट मांगने कोई जाएगा उसको बोला जाएगा अगला नंबर 13। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये है क्या? तो उन्होंने कहा चौधरी साहब देखो, बताना नहीं, मेरा नाम नहीं लेना कहीं पर, मैं नाम इसलिए ले भी नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये हम बोलते हैं अगला नंबर 13। 13 नहीं बोल रहे होते हम, 13, मतलब 12 तुझसे पहले बैठे हैं जिनको यही लड्डू दिया गया, अगला नंबर 13। अब वो क्या सोचता है, अगला नंबर मेरा नहीं है, अगला नंबर 13 है, यानी 12 को पहले लड्डू दिया जा चुका। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी या विचारधारा से जुड़ा नहीं आ सकता, आ सकता है अगर कोई इसी कैटेगरी का रहा हो, बेचारा मेहनत करता हो, काबिल हो, सक्षम हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, मौका नहीं मिल रहा हो टैलेंट, काबिलियत दिखाने का, तो उसके लिए एक मंच हो सकता है, जो मंच हम तैयार कर रहे हैं। और 8 अगस्त 2023 को इस क्रांति को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से इस क्रांति का शंखनाद होगा। 8 अगस्त 2023 डेट भी तय कर दी गई है। लेकिन हाँ, साधारण लोग होने चाहिए, आम लोग होने चाहिए, लेकिन इतने भी साधारण ना हो कि उनके पास संसाधन ही ना हो। जो राजनीति में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या? एक दफ्तर होना चाहिए,
10, 20, 50 लोग बैठ सकें, जनता दरबार लगा सको। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, 2023 8 अगस्त 2023 से पहले पहले व्यवस्था कर सकते हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि अभी नहीं चाहिए। दफ्तर हो जहां 10, 20, 50 लोग बैठ जाए। अच्छा बैठेंगे तो उनके चाय पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी भैया। तो आपके पास या तो इतना पैसा हो कि उनकी चाय पानी की व्यवस्था हो जाए, और अगर अपना पैसा नहीं है तो ऐसे लोग हो जो तुम पर दांव खेल लें। इतना होना चाहिए। अगर राजनीति करनी है तो यह बात का ध्यान तुम्हें रखना ही पड़ेगा। अगर राजनीति में सफल होना है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हमारे आसपास जो लोग ऑलरेडी राजनीति कर रहे हैं वो इतने धूर्त, इतने चालाक, इतने तेज, इतने मक्कार हैं, वो आम लोगों को नहीं आने देंगे। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, फिर हमें मौका मिलेगा कैसे? कोई भी साधारण इंसान को कैसे मौका मिलेगा? उसे मौका ढूंढना पड़ेगा, मौका छीनना पड़ेगा, और हो सकता है कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़े जो आज तक ना क्रिएट हुआ हो। और ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, ये राजनीतिक क्रांति वही एक अवसर, वही एक मौका हो सकती है जिसमें साधारण लोगों को मौका दिया जा रहा है। मैंने बता दिया सिलेक्शन कैसे हो रहा है, इंटरव्यू ऑडिशन टेस्ट के बेस पर हो रहा है। और इंटरव्यू ऑडिशन टेस्ट देने के बाद भी सीधा क्रांति में नहीं जुड़ रहा है, पहले उसको ट्रेनिंग होनी है। 1 साल तक ट्रेन किया जाएगा, फिर जाकर के क्रांति में जुड़ेंगे। और हर कोई जुड़ नहीं सकता है इस क्रांति, इस मिशन से जुड़ने के लिए उसे पहले एक शपथ लेनी पड़ती है। शपथ बहुत आसान है, लेकिन कई लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। इसको हम भारतीयता की शपथ बोलते हैं। शपथ क्या है? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। जैसे मेरा नाम शाहनवाज चौधरी भारतीय, अभी राहुल जी आए थे तो राहुल पारचा भारतीय, राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय, जितनी भी मेरी टीम में लोग जुड़े हैं सबने अपने नाम के साथ भारतीय लगा लिया। और आज 5 लाख से ज्यादा लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगा चुके हैं। अच्छा गैजेट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना है, जो लिखना है लिखो, कम से कम बताने लग जाओ भाई मेरा नाम जो भी आपका नाम है XYZ, और सरनेम भी मत ड्रॉप करो। कई लोग कहते हैं सरनेम छोड़ना नहीं छोड़ना, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। सरनेम क्यों नहीं छोड़ने को बोल रहा? क्योंकि आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स में सरनेम होगा, नए डॉक्यूमेंट अगर आपने बनवाया सरनेम नहीं है तो कल को हो सकता है प्रूफ करना ही दिक्कत हो जाए कि ये वही व्यक्ति है। कुछ चेंज मत करो, केवल कम से कम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या कहीं बात करते हो वहां बताना शुरू करो कि हाँ मैं भारतीय हूं, क्योंकि भारतीयता ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करेगी। केवल एक चीज है जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग से भेदभाव को मिटा सकती है, हमें उससे ऊपर उठा सकती है, और वो क्या है? वो ये भारतीयता है। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, शुरुआत में और अंत में हम केवल भारतीय हैं, हम केवल भारतीय ही हैं। अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि हम भारतीय हैं तो ये जो भेदभाव है ये भेदभाव मिट सकता है, तब शायद एक बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा हो सकता है। हाँ, राजनीतिक क्रांतियां और राजनीतिक पार्टियां दोनों में अंतर होता है। पार्टियों के नियम थोड़े इजी हो सकते हैं, क्रांतियों के नियम बहुत टफ होते हैं। तो इसमें यहां एक और नियम है, क्या? वन टाइम वन वे। वन टाइम मतलब एक बार आप क्रांति में आ सकते हो, आपका स्वागत है। किसी कारणवश क्रांति से जाना चाहो तो जा सकते हो, आपका स्वागत है। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आ सकते हो, एक बार जा सकते हो, लेकिन एक बार चले जाने के बाद दोबारा नहीं आ सकते। क्या लोग कहते हैं सर ये तो बहुत टफ है। मैं टफ है क्या? जो भी ये क्रांतियां ऐसी होती हैं, एक बार चले गए या निकाल दिए गए तो फिर दोबारा क्रांति में एंट्री नहीं है। लीडर के रूप में तो एंट्री नहीं है, बाकी यहां कार्यकर्ता बनना चाहो, समर्थक बनना चाहो, सपोर्टर बनना चाहो तो अलग बात है। लीडर नहीं बन सकता। लीडर तो भैया क्रांति में जुड़ गया तो मान के चलो कि बस सब कुछ कर दिया हमने। और ये मान लेना क्रांति में जुड़ रहे हो तो धन मन तन से आना पड़ेगा। और देखो मैंने क्या बोला है, धन मन तन। लोग बोलते हैं तन मन धन, मैं कहता हूं ना धन मन तन। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये बात भी कि जो व्यक्ति किसी क्रांति के लिए पैसा दे देगा वो सब कुछ दे देगा, और जो पैसा नहीं देगा वो कुछ नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ रुपए लगा दिया बिजनेस में। अच्छा मन लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई, मन लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा भाई? 1 करोड़ लगा है ना। अच्छा तन लगाओगे, समय लगाओगे ना? हाँ। क्यों? पैसा लगा है। इसलिए मैंने कहा धन मन तन, ये क्रांति अलग चीज है। चाहे भले ही, मैं ये नहीं कह रहा धन मतलब करोड़ रुपए लगा दो, 10, 20, 50 रुपए दो, लेकिन पता है कि पैसा लगेगा भैया। घर से निकले आए तो पैसा लग गया ना, खर्चा हो गया। ये मान करके चलना। और जब कोई ये कहता है कि नहीं मेरे को नहीं खर्च करना है, मैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करे बिना क्रांति कर लूंगा, संभव ही नहीं है।
घर से निकलेगा खर्चा हो जाएगा। तो पहले ही बता दो भैया खर्चा होएगा, क्रांति है, सबने लगाना है, सबने अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। और इसमें रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, तो सभी समाज के जो तबके हैं सबका रिप्रेजेंटेशन हो। तो जो रिजर्वेशन सरकार ने प्रावधान दिया हम उसका समर्थन करेंगे पूरी तरह से। और साथ में एक और चीज ऐड ऑन करी है कि जब ये रिवोल्यूशन खड़ा हो और जो लोग चुनाव लड़ने जाएं 2024 का, कम से कम 33% या अधिकतम 50% उम्मीदवार महिलाएं होनी चाहिए। और मेरा तो मन यह है कि आधी तो होनी चाहिए। जब देश की आधी आबादी वो है तो उनका प्रतिनिधित्व वही करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन कम से कम 33% तो होना ही चाहिए। और जो बाकी पार्टियां हैं उनसे भी, उनके लिए भी एक चैलेंज है कि अगर वो वाकई महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, यदि वो वाकई चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, तो वो भी कानून बनाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भैया आप कानून बना दो, नहीं तो हम तो करने जा रहे हैं, हम तो ये रिवोल्यूशन करने जा रहे हैं कि सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जो माननीय काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह होनी ही चाहिए। तो महिलाओं की क्यों नहीं होनी चाहिए? जो 50% है उनका नेतृत्व में 50% क्यों नहीं होना चाहिए? और कम से कम 33% तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया ये क्रांति है, 2024 में रिवोल्यूशन होने वाला है। सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और केवल चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सभी सीटें जीतनी है। साधारण लोग सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तभी रिवोल्यूशन आएगा। वर्तमान सांसद विधायक ये बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जो लोग भी, जो उम्मीदवार बनेंगे, अभी तो उम्मीदवार भी तय नहीं है क्योंकि 8 अगस्त 2023 को तो लॉन्चिंग होनी है। जो भी उम्मीदवार बनेंगे उन्हें अपनी तरफ से मैंने कमिटमेंट किया है। क्या? 2024 का चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को कम से कम 4 लाख वोट की गारंटी होगी। और गारंटी नहीं दी है, कमिटमेंट दिया है। और मैंने कहा था, पब्लिक मीटिंग थी, मैंने कहा था यदि किसी एक भी सीट पर एक भी उम्मीदवार को एक भी वोट कम मिलता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। इतना बड़ा कमिटमेंट किया है मैंने। तो अगर मुझे हर उम्मीदवार को 4-4 लाख वोट दिलाने हैं तो मुझे उम्मीदवार भी तो ऐसा चाहिए कि जो खड़ा हो सके अपने बलबूते। कम से कम उसके पास इतने सुविधाएं तो हो कि कोई आए तो चाय पानी की व्यवस्था कर ले, बिठाने की व्यवस्था कर ले। ऐसा ना हो कि वो नॉमिनेशन के पैसे मुझसे मांगने लग जाए। भैया ऐसी स्थिति में नहीं चाहिए। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि रिवोल्यूशन इतना बड़ा खड़ा हो कि जनता ही समर्थन कर दे कि उम्मीदवार खड़ा हो, उम्मीदवार को हम पैसे देंगे। वैसे हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च ना करना पड़े चुनाव के समय पर। तो उसके लिए क्या करें, हम क्राउड फंडिंग इकट्ठा करेंगे और हर उम्मीदवार को कम से कम 20-20 लाख रुपए का कमिटमेंट अपनी तरफ से किया जा रहा है और 4 लाख वोट की गारंटी दी जा रही है, ताकि वो पैसे की कमी की वजह से कोई टैलेंट मरना नहीं चाहिए। तो कोई लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन राजनीति में आना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम्हारे पास इतना है ना कि तुम बैठने की व्यवस्था कर लोगे, इतना है ना कि लोग आएंगे तो उनकी चाय पानी की व्यवस्था कर लोगे, अपने ऊपर साल में 30-35-40 हजार रुपए खर्च कर लोगे ना, बस बात खत्म, कोई बात नहीं, बाकी सब हम लोग क्राउड फंडिंग से इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन इतना तो होना चाहिए। बट हाँ, रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति होगी। कौन लोग इस क्रांति के सूत्रधार हैं, कौन लोग इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, वो अभी समय तय करेगा, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है। अभी हम देश के 22 राज्यों में मात्र पहुंचे ही हैं और किसी राज्य में हमारे पास 5 लीडर हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, पूरे मिलाकर के 250-300 लीडर हैं बस अभी हमारे पास। लेकिन आज दिसंबर 2022 तक का टारगेट है कि सभी 543 सीटों पर उम्मीदवार कम से कम हमारे फाइनल हो जाएं, ताकि 8 अगस्त 2023 को जो लॉन्चिंग हो इस क्रांति की, तो लगना चाहिए कि हाँ, पूरा सिस्टम इनके पास है, पूरी टीम है। वैसे अंदर की बात है, ये भी बता देता हूं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एजुकेशन फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो एजुकेशन कमेटी बनाई गई है, स्वास्थ्य फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो स्वास्थ्य समिति बनाई गई है, अलग अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं। और कोशिश ये रहेगी दिसंबर 2022 तक ही एक डमी कैबिनेट का भी गठन कर दिया जाए, ताकि कौन कौन सा मंत्रालय संभालने वाले हैं, उन मंत्रालयों में क्या क्या काम होने वाला है, उन्हें पहले ही पता हो। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, किस तरह से हम उनको बदलाव को लेकर के आएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है नए लोग आएंगे और कल से काम चालू हो जाएगा। और जो देश के हालात आज है ना, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आपसे छुपे तो है नहीं कुछ, बहुत अच्छे लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं या नौकरियां जाने वाली हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं या होने वाली हैं। 2024 में जो सरकार बनेगी उसे देश बहुत बुरे हालात में मिलेगा, शायद 15 अगस्त 1947 से भी ज्यादा खराब हालात में।
खजाने में पैसे नहीं है सरकार के पास। आपको अंदर की बात बता रहा हूं, शायद आपको पता ना हो, सरकार जो चीजें बेच रही है उसकी मजबूरी ये है, ये बेचना ही पड़ेगा वरना सैलरी देने के पैसे नहीं बचेंगे। और ये सब बेचने के बाद भी मैक्सिमम 2022 तक का खर्चा चलेगा देश का। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और कर्जा लेना पड़ेगा, विकल्प ही नहीं बचा। और ये राइट टाइम है। और मैं नहीं कह रहा, आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी क्रांति को करने के लिए, किसी भी नए विकल्प को आने के लिए आदर्श कंडीशन क्या होती है? वो कहते हैं आदर्श कंडीशन ये होती है, सबसे पहले तो सत्ता निरंकुश हो चुकी हो, सत्ता में बैठे लोग अपनी चला रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। आज लगभग वही स्थिति है। दूसरा, विपक्ष खत्म हो चुका हो, कमजोर हो चुका हो, विपक्ष से लोगों का भरोसा उठ चुका हो। विपक्ष से तो भरोसा उठ चुका, विपक्ष तो कुछ करेगा नहीं, उससे तो पता है कि कोई भरोसा है ही नहीं। और तीसरा, जनता कोई नया ढूंढ रही हो। अब दो बातें तो पता चल गई, तीसरा कैसे पता चले कि जनता नया विकल्प ढूंढ रही है कि नहीं ढूंढ रही है? इसका उदाहरण है 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें नोटा का एक बटन जो है वो हमें इंडिकेट कुछ करता है। क्या इंडिकेट करता है? किसी किसी लोकसभा पर 80-80 हजार वोट नोटा को मिला। अभी नोटा वाला वोटर क्या कह रहा है पता है? ये वोटर घर से निकला, लाइन में लगा, समय पैसा बर्बाद किया, लेकिन वोट किसी को नहीं दिया। मैं इनमें से किसी को नहीं चुनता, मुझे नया विकल्प दो। सत्ता निरंकुश हो चुकी हो, विपक्ष खत्म हो चुका हो, जनता नया विकल्प ढूंढ रही हो, इससे ज्यादा आदर्श कंडीशन नहीं हो सकती। आप करो ना करो, आप जुड़ो ना जुड़ो, रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्रांति होने वाली है। और जो क्रांति होगी या जब होगी तो हैरान हो जाएंगे लोग। शायद क्रांति से जुड़े क्रांतिकारी भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि क्रांतियां ऐसे ही होती हैं। बट हमें तय करना पड़ेगा कि अगर देश हमारा है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। और कब तक दोष देंगे यार? और किस चीज के लिए दोष देंगे? हर चीज के लिए। इसके लिए ये जिम्मेदार, उसके लिए वो जिम्मेदार, उसके लिए ये जिम्मेदार, उसके लिए वो जिम्मेदार। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। और मैं खुद कहता हूं, और ये सच्चाई है, राजनेता और राजनीति को गाली मत दो। राजनेता और राजनीति को गाली मत दो। अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। यानी अगर आज नेता खराब है, आज राजनीति खराब है, आज गलत लोग सत्ता में हैं, तो इसमें दोष जनता का ही है। यानी जनता ने ऐसे लोगों को चुनकर क्यों भेजा? और अगर अब हम चाहते हैं कि लोग अलग आएं, तो जनता को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और इसलिए हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जनता के एक लफ्ज और बता रहा हूं तुम्हें, जनता नए व्यक्ति पर एक दाव जरूर खेलना चाहती है, बशर्ते कि वो रेस में दिख रहा हो। ये जनता की नब्ज है। दिल्ली एग्जाम्पल है इसका, और भी कई राज्य एग्जाम्पल है इसका। जनता एक बार दाव खेलेगी, दोबारा आपके काम के आधार पर होगा। और हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए, एक चांस चाहिए। और जो लोग इस क्रांति में जुड़ोगे ना, तुम्हें बता रहा हूं मैं, ये क्रांति में जुड़ने वाले लोग कम से कम 20 साल तक सत्ता में रहेंगे। क्योंकि जरूरी है 20 साल तक सत्ता में रहना। बिना 20 साल में तक सत्ता में रहे, जो हमारा सपना है यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का, संयुक्त भारत संघ बनाने का, वो पूरा नहीं हो सकता। और संयुक्त भारत संघ क्या है? सम्राट अशोक के समय का भारत, वो अखंड भारत जिसका सपना आचार्य चाणक्य ने देखा था, उस अखंड भारत को फिर से खड़ा करना है। दीवार गिर सकती है ना, जर्मनी की दीवार गिर गई ना, बर्लिन की दीवार उड़ा दी गई ना, तो हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके बीच की दीवारें क्यों नहीं गिर सकती? हाँ, कुछ ऐसे लोग चाहिए, सिरफिरे लोग चाहिए, जो एक बड़ा सोच रखते हो कि हाँ सबको इकट्ठा किया जाए कि हम एक महाशक्ति बन सकते हैं। और यकीन मानना, हम बन सकते हैं। भारत के अंदर वो सारा रॉ मटेरियल मौजूद है जिससे भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, बशर्ते कि उस रॉ मटेरियल का सही यूटिलाइजेशन हो। और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी आबादी है। लोग बोलते हैं कि बर्डन है, बर्डन नहीं है। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने कहा था, और राजीव दीक्षित जी को अगर फॉलो करते हैं तो पढ़िएगा, उन्होंने कहा था किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां की आबादी ही है, बशर्ते कि उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर वो बर्डन हो सकती है।
बस सही इस्तेमाल करना है। बहुत रिसोर्सेज है भारत के पास, भारत के अंदर वो क्षमता है, और पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है कि भारत क्या करने वाला है, क्योंकि हर देश की एक सदी होती है। पिछली सदी का इतिहास उठाकर देखिए ना, 19वीं सदी इंग्लैंड की रही। पूरी दुनिया पर राज किया तो अंग्रेजों ने किया। कहते हैं उनके साम्राज्य में सूरज नहीं छुपता था। क्यों? क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उन्हीं का कब्जा था। अच्छा, 20वीं सदी आते आते उनका वर्चस्व समाप्त हो गया, अमेरिका लीड कर गया, 20वीं सदी अमेरिका की रही। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी, 21वीं सदी हमारी होने वाली है। बस भरोसा करो अपने ऊपर विश्वास करो और किसी दूसरे पर नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब भरोसा खुद पर किया जाता है तो वो ताकत बन जाता है, भरोसा दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है। भरोसा खुद पर करो कि हाँ, हम एक महाशक्ति बनेंगे, और फिर मुझ पर थोड़ा भरोसा करो कि हाँ, ये व्यक्ति गाइड कर सकता है, ये मुझे रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि राजनीति की बारीकियां तुम्हें कोई नहीं सिखाने वाला। और सच बता रहा हूं, कोई नहीं सिखाएगा। कोई नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि किसी को टैलेंट दिया जाए। लोग पैसा देना पसंद करते हैं। लोग आपको रोज एक मछली चाहिए ना, सरकार कहती है हम रोज आपको एक मछली लाकर देंगे, आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। एक्चुअल में जो फ्री देने की योजनाएं हैं, ये लोगों को गरीब बनाए रखने की योजनाएं हैं। अगर कोई भी कहता है ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, समझ लेना ये गरीब को गरीब रखेगा। किसी सरकार ने ये बात नहीं की कि मैं तुम्हें संपन्न बनाऊंगा कि तुम्हें सरकारों पर डिपेंड ही ना रहना पड़े। और ये क्रांति इसीलिए की जा रही है, साधारण लोगों को इकट्ठा करके कुछ असाधारण काम किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्रांति में जितना भी सहयोग हो पाएगा अपनी तरफ से सहयोग भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। और आज, क्योंकि आज तो विषय अलग है, बट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्रांति के बारे में बताएंगे, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं बता दूं तुम्हें कि ये लड़ाई सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली है, ये बहुत आगे की लड़ाई है, बहुत आगे का रोड मैप हमारे पास है। सारी बातें यहाँ खुलकर नहीं रख सकता हूँ पब्लिक डोमेन में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे मैंने कहा कि रणनीति तो वही है जो छुपा कर रखी जाए। अगर पब्लिक डोमेन में सारी बात रख दी जाए तो फिर वो रणनीति नहीं रहती, वो तो साधारण बात हो जाती है। बट हाँ, आने वाले समय में कभी आपके सामने रखूंगा। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर आपको इंटरव्यू का प्रोसीजर सिस्टम समझाऊंगा, इंटरव्यू शुरू करेंगे। आज करो, कल करो, 10 दिन बाद करो, 2 साल बाद करो, तुम्हें राजनीति में उतरने का निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे बच तो पाओगे नहीं। और जब तुम्हें लग रहा है कि कोई और विकल्प नहीं है, कोई और रास्ता नहीं बचा, कई लोग ऐसा हो सकता है जो बेरोजगार हो, जिनकी कुर्सी, जिनकी नौकरी छीन ली हो, तो जिन्होंने तुम्हारी नौकरी छीनी, तुम उनकी कुर्सी छीनो जाकर। क्यों तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? तुम सरकार बनने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जितनी मेहनत सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो, उतनी मेहनत में तो तुम सरकार बन सकते हो, तुम सरकार चला सकते हो। और यदि साधारण घर के लोग जाकर सरकार चलाएंगे ना, तो साधारण घर के बारे में जरूर सोचेंगे। हाँ, अमीरों की सपोर्ट से जाएंगे तो फिर अमीरों के बारे में सोचेंगे। और जो व्यक्ति घर नहीं चला सकता ना, वो देश तो नहीं चला पाएगा। तो घर चलाना आता है तो देश भी चलाया जा सकता है। साधारण लोग, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से देश चला सकते हैं। ऐसे सभी साधारण लोगों का इस राजनीतिक क्रांति में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी तरफ से मैं वादा करता हूं कि तुम एक बार भरोसा तो करो तुम अपने ऊपर। और क्या मांग रहा हूं मैं? अगले 2-2.5 साल, उसके बाद अपना जो काम धंधा करो करते रहना। लेकिन हो सकता है इस 2-2.5 साल में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि भारत की राजनीति में, इतिहास में एक नाम दफन हो जाए। और इतिहास रचने वाले लोगों को जब ध्यान से देखोगे ना, इतिहास रचने से पहले हर व्यक्ति साधारण ही होता है। महात्मा गांधी एक साधारण बैरिस्टर थे साहब, इतिहास रचने से पहले। इतिहास रच दिया, असाधारण हो गए। भगत सिंह एक साधारण युवा थे, 23 वर्ष की उम्र थी, साधारण युवा थे। जब तक इतिहास नहीं रचा था, जिस दिन इतिहास रच दिया उस दिन असाधारण हो गए। और आज तुम सब लोग साधारण हो, क्योंकि तुमने कोई असाधारण काम नहीं किया। जिस दिन तुम असाधारण काम कर दोगे, उस दिन तुम भी असाधारण हो जाओगे, तुम भी इतिहास रच दोगे। इतिहास रचने से पहले हर व्यक्ति साधारण ही होता है, और व्यक्ति असाधारण नहीं होता, काम असाधारण होते हैं। यदि साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर दे तो व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। ये हो सकता है, ये वो मौका हो, ये वो टर्निंग पॉइंट हो तुम्हारे जीवन का, जहां से तुम्हारे परिवार का,
सबका सबका भविष्य बदल जाए। तुम आज अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने समाज का, अपने देश का एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हो। आज तुम उस मोड़ पर हो। सोचो, समझो, विचार करो और लगे कि हाँ वाकई एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो इस मौके में आपका स्वागत है, इस अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। मैं तुम्हारी इस महाभारत का सारथी बनने को तैयार हूं, अगर तुम अपनी जिंदगी के महाभारत के अर्जुन बनने को तैयार हो। लेकिन अर्जुन मतलब तपस्या, अर्जुन मतलब त्याग, अर्जुन मतलब धनुर्विद्या सीखना जा करके, अर्जुन मतलब अज्ञातवास। अर्जुन बनना इतना आसान नहीं है। बिना त्याग करे अर्जुन नहीं बन पाओगे। तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। तैयार हैं? जोश, एनर्जी, तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।